तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हम फुली फंक्शन कर सकते हैं अपनी बॉडी से। इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है। तो जो कि एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट। तो चलो आओ आगे हम डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का अल्कली शुगर सेक्राइड होता है। क्या होता है बच्चों? अल्कली शुगर सेक्राइड। यानी कि जो हम जो खाना वाना खाते हैं, चाहे रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, चाहे चावल खाते हैं, चाहे कुछ भी खाते हैं, उस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। तो ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमको बॉडी में जाके हमको एटीपी के रूप में एनर्जी आगे जाके हमको मिलती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। चलो आओ। मेन सोर्स ऑफ क्या है बच्चों? ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है बच्चों, एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है। चलो आओ आगे हम और जानते हैं। इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? आपको मैंने बताया ग्लूकोज होती है, क्योंकि हम जो भी खाना वाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके हमको ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी ब्लड के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों। और हमने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के अंदर, कि जो फर्स्ट मेन सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो होता है आपका वाटर, और सेकंड मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, कौन सा होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो होता है ये 60 से 80% टोटल बॉडी एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो कि एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, तो अब आपका आंसर क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम एनर्जी गिविंग फूड कौन है, वो आपका जाएगा फैट। हम हाँ, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलो अब हम आगे जाके पढ़ते हैं। ये किसका बना हुआ होता है बच्चों? ये बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। ठीक है। यानी कि CnH2NO इस कंपाउंड का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है इस टाइप में होती है। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ नॉर्मली, किसका इसकी फॉर्मूला क्या होता है वैसे? C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है बच्चों, जो किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। ठीक है बच्चों। तो चलो आओ आगे जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मोनोसेक्राइड, जो सिंगल सेक्राइड का बना हुआ होता है। अगला होता है डाइसेक्राइड, जो कि दो सेक्राइड मिलके आपस में बनाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि दो मोनोसेक्राइड जब आपस में मिल जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड बोलते हैं। और आगे होता है पॉलीगोसेक्राइड, जब 10 से मोनो सेक्राइड जो होते हैं, जब 10 मोनोसेक्राइड से अगर कम हो जाए सेक्राइड तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। जब 10 मोनोसेक्राइड से कम सेक्राइड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। और आगे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड यानी कि जो 10 मोनोसेक्राइड से ज़्यादा सेक्राइड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। जो खाना वाना खाते हैं ना, हम पॉलीसेक्राइड में खाते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड के अंदर खाते हैं। फिर वो टूटता किसके अंदर है? फिर वो टूटता किसके अंदर है बच्चों? डाइसेक्राइड में। फिर उसके बाद किसमें ब्रेक डाउन होता है? फिर मोनोसेक्राइड में होता है। हम इसके बारे में आगे आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलो आओ आगे हम पढ़ते हैं। और अब हम मोनोसेक्राइड के बारे में जानेंगे थोड़ा। ठीक है बच्चों, मोनोसेक्राइड के बारे में जानेंगे। मोनोसेक्राइड जो होता है वो आपका एक सेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है, आपको मैंने बता ही दिया है। जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों? क्योंकि इसी की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जो कि हमको ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी देने का काम करता है। और जब ये सेल्स के अंदर जाता है तो हमको
एटीपी की फॉर्म में आगे जाके हमको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम और अच्छे से आगे जानेंगे। तो चलो आओ आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला होता है ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज। और अगर अगले की बात करूं तो होता है अपना गैलेक्टोज। ठीक है, कौन सा होता है बच्चों? अपना गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये क्या होते हैं? अपने मोनोसेक्राइड होते हैं। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है हमारे ब्लड के अंदर अंदर जाके जो एब्जॉर्ब होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। इतनी बात क्लियर? तो चलो आओ एक एक करके हम इसको बारे में जानते हैं कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे फॉर्म में हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है बच्चों, आओ पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? एक अल्कली सिंपलेस्ट शुगर होती है जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमको जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी जो देता है वो कितनी देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर मैं कहूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 36 से 38 एटीपी। एटीपी क्या होती है बच्चों? एटीपी एक एनर्जी की यूनिट होती है जो कि हमको एनर्जी देने का काम करती है। इस फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो उसको हम बोलते हैं एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में हमको सेल्स के अंदर जाके एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी खाना वाना खाते हैं वो हमारे अंदर ग्लूकोज के रूप में इन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट की हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके बच्चों, चलो आओ अब हम गैलेक्टोज की बात करते हैं। गैलेक्टोज क्या होता है बच्चों? गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन शुगर ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेज। ठीक है, गैलेक्टोकाइनेज क्या करता है? जो खाना वाना खाते हैं ना, तो हमारे जो मोनोसेक्राइड जब टूटता है तो ग्लूकोज में टूटेगा और आपका ये गैलेक्टोज में टूटेगा, फ्रक्टोज में टूटेगा। तो जो गैलेक्टोज होता है, अब गैलेक्टोज से डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में, तो उसको मतलब कि ग्लूकोज में जाना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट कराने का कौन काम करता है? वो होता है हमारा गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। और गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से ही हमको ग्लूकोज मिल पाता है। ठीक है, यानी कि ये गैलेक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिल पाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर बच्चों? तो चलो अब हम आगे चर्चा करते हैं थोड़ी। अब तीसरे नंबर पे जो हमारा मोनोसेक्राइड आता है वो होता है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है बच्चों? फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड की फॉर्म होती है जो कि सीमन के अंदर, हनी के अंदर और एक इनके अंदर पाया जाता है। और वैसे अगर मैं इसका नाम अलग से बोलूं तो उसको हम बोलते हैं स्वीट शुगर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वीटेस्ट या फिर स्वीट शुगर। ठीक है बच्चों, इसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हनी के अंदर और सीमन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रूट शुगर कौन सा होता है तो आप बताना फ्रक्टोज। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन शुगर कौन सा होता है तो आप बताना गैलेक्टोज। इतनी बात क्लियर? तो चलो आओ आगे चलते हैं। तो अब अभी हमने मोनोसेक्राइड के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं डाइसेक्राइड के बारे में। तो डाइसेक्राइड आपको मैंने पहले भी बताया कि जब दो मोनोसेक्राइड या फिर दो सेक्राइड आपस में मिलते हैं तो वो डाइसेक्राइड बनाते हैं। जब हम कोई भी खाना वाना खाते हैं तो हम पॉलीसेक्राइड के रूप में खाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में पहले तोड़ते हैं, फिर उसके बाद डाइसेक्राइड से हमको मोनोसेक्राइड के रूप में एनर्जी मिलती है। इतनी बात क्लियर? तो चलो आप आगे चलते हैं अपन। अब ये जो है अपना डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड के मैंने आपको क्या बताया? ये दो मोनोसेक्राइड का बना हुआ होता है। मैंने आपको इतनी बात बता दी। अब इसके अंदर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? आपके माल्टोज,
लैक्टोज और सुक्रोज। अब बच्चों एक एक करके सुनते जाना। जो ये माल्टोज होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं। और जो ये लैक्टोज होता है ये आपका मिल्क शुगर बोलते हैं। और जो सुक्रोज होता है ये आपका मिल्क शुगर या फिर टेबल शुगर हो, यानी कि ये सुक्रोज जो होता है वो आपका केन शुगर और टेबल शुगर होता है। इतनी बात क्लियर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डाइसैकेराइड कौन से होते हैं तो आप आंसर क्या दोगे, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। और अगर दूसरे आइडेंटिकल नेचर में पूछा जाए कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस माल्टोज को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको आंसर क्या देंगे, माल्ट शुगर बोलेंगे। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलेंगे। ठीक है। और सुक्रोज को क्या बोलते हैं, टेबल और केन शुगर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर। अब ये माल्टोज जो है वो बना किससे होता है, हमारे जो माल्टोज होता है ये हमारा बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। वैसे ही हमारा लैक्टोज जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ठीक है। ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है। और सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ये भी मोनोसेक्राइड है और ये भी मोनोसेक्राइड है। तो आपसे पूछा जाए कि इसकी फॉर्म होती कैसे, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि माल्टोज किससे बना है, लैक्टोज किससे बना है, सुक्रोज किससे बना है, तो आप आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है बच्चों। अब ये जो सुक्रोज लैक्टोज होता है, ये जो लैक्टोज होता है जिसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं, ये हमारे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, माँ का मतलब कि ब्रेस्ट फीड कराती है माँ बच्चों को अपने, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, लैक्टोज पाया जाता है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लैक्टेज। और लैक्टेज क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर उसके बाद जो गैलेक्टोज होता है वो ग्लूकोज में टूट के हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और सेल्स में जाके हमको एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इतनी बात क्लियर बच्चों। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में। अब ओलिगोसैकेराइड क्या होता है बच्चों, ओलिगोसैकेराइड यानी कि जो आपको मैंने बताया जो 3 से 10 यानी 10 से कम, 3 से 10 जो मोनोसेक्राइड की बने हुए होते हैं, जो 3 से 10 जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में की बात करूं तो उसका होता है रेफिनोस। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड, देन यू हैव टू देन बट यू कैन से देन इट इज मेड अप ऑफ 3 to 10 मोनोसेक्राइड, एग्जाम्पल लाइक रेफिनोस। इतनी बात क्लियर बच्चों। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। अब पॉलीसेक्राइड क्या होता है बच्चों, पॉलीसेक्राइड यानी कि जो आपको 10 मोनोसेक्राइड से ज्यादा जो सेक्राइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। 10 मोनोसेक्राइड या फिर 10 सेक्राइड से ज्यादा जो सेक्राइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। और इसी फॉर्म में हम जो है खाना खाते हैं, ईट करते हैं। ठीक है। हम जो भी खाना वाना खाते हैं हम इसी फॉर्म में खाते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। ठीक है ना, पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में हम खाना खाते हैं। इतनी बात क्लियर। चलो आओ। अब ये किसका बना हुआ होता है, ये 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड का बना हुआ होता है। ठीक है ना बच्चों, किसका बना हुआ होता है बच्चों, 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड का बना हुआ होता है। और और इसके बारे में अगर जाने और क्या क्या होता है इसके अंदर। अब ये दो फॉर्म के होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, ये दो फॉर्म के होते हैं। एक होता है होमोपोलीसेक्राइड और एक होता है हेट्रोपोलीसेक्राइड। ठीक है बच्चों। हमने पॉलीसेक्राइड की बात तो कर ली। अभी दो फॉर्म में पाए रहते हैं, कौन से, एक होमो और एक हेट्रो। हम एक एक करके इस बारे में जानेंगे। पहले बात करते हैं हम होमोपोलीसेक्राइड की। ठीक है बच्चों। तो चलो आओ। होमोपोलीसेक्राइड क्या होता है, जो कि 10 मोनोसेक्राइड से ज्यादा मिलकर बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोपोलीसेक्राइड बोलते हैं। और जो कि सेम होता है, आइडेंटिकल इन नेचर होता है। मतलब कि अगर मतलब कि यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है तो यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके इनकी चेन होती है। तो सेम जब ग्लूकोज ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज ही होना चाहिए। तो सेम मोनोसेक्राइड होने चाहिए, यानी कि आइडेंटिकल इन नेचर होने चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए, सेम फॉर्म में होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपोलीसेक्राइड। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होंगे आपके इसके अंदर एग्जाम्पल्स। ठीक है। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर आता है हमारा ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोजन ऐसी ऐसी फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की
जो खाना खाते हैं ग्लूकोज के रूप में, तो हमारी बॉडी जो होती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती। कहाँ पे? लीवर में, मसल्स पे, और आपके एडिपोज टिश्यू पे। ठीक है, कहाँ कहाँ बोला मैंने आपको? लीवर पे, लीवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यू। ठीक है बच्चों। बच्चों ये पेन तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि स्क्रीन है ना, तो इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी आप समझ जाओ, ये ग्लाइकोजन जो अपना होता है ये कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी जो इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, ताकि हम उसको आगे जाके यूज कर सकें। कब? जब बंदा कोई खाना नहीं खा रहा, जो बंदे फास्ट रखते हैं, तो ये क्या ब्रेक डाउन होता है? ये तो ब्रेक डाउन होता है हमारा, तो जी लीवर पे जाके, मसल्स पे जाके और एडिपोज टिश्यू पे जाके स्टोर हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन, जो किसके अंदर आता है? होमोपोलीसेक्राइड की फॉर्म में आता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? चलो आओ, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें होमोपोलीसेक्राइड की, तो उसके अंदर आता है हमारा स्टार्च। ठीक है, जो कि स्टोरेज होता है, फॉर्म होता है ग्लूकोज के अंदर, प्लांट्स के अंदर। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ग्लाइकोजन, प्लांट्स की बात करूं तो स्टार्च। रिपीट कर देता हूं, अगर ह्यूमंस की बात करूं तो ग्लाइकोजन, प्लांट्स की बात करूं तो स्टार्च। ऐसे करके हमारे होमोपोलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, उसके एग्जांपल्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरा होमोपोलीसेक्राइड का एग्जांपल होता है सेल्यूलोज, जो कि नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये उसको ऐसे ही ले सकते हो। ठीक है, ये डाइजेस्ट, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं होते इसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए सेल्यूलोज जो होता है आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका होमोपोलीसेक्राइड होता है। ठीक है, जो कि नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये चीज जान ली कि पॉलीसेक्राइड जो होते हैं दो फॉर्म में होती है, होमोपोलीसेक्राइड और सेकंड हेट्रोपोलीसेक्राइड। हमने होमो तो पढ़ लिया, अब हम सेकंड पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोपोलीसेक्राइड। तो चलो आओ, इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। आओ, तो हेट्रोपोलीसेक्राइड क्या होता है बच्चों? हेट्रोपोलीसेक्राइड जो होता है, जो 10 मोनोसेक्राइड से ज्यादा सेक्राइड जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 10 मोनोसेक्राइड से ज्यादा जो सेक्राइड प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट नेचर में। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या है? गैलेक्टोज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? यहाँ फ्रक्टोज है। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट तरह के हमारे मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं 10 से ज्यादा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोपोलीसेक्राइड बोलते हैं। और अगर सेम होगा तो होमोपोलीसेक्राइड, जो कि मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो उसके अंदर क्या आता है आपका? हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है बच्चों? हिपेरिन आपका एक एंटी कोगुलेंट, एक तरह का वो सब्सटेंस होता है, जो कि हम इंड्यूस करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी और हॉस्पिटल कम्युनिटीज के अंदर भी, ताकि हम जो है क्लॉट को प्रिवेंट कर सके बनने से। ठीक है, हमारा जो ब्लड जिस व्यक्ति का ब्लड जो ज्यादा थिकर रहता है, गाढ़ा रहता है, उसको हम पतला करने के लिए जो दवाई देते हैं, वो हम किस फॉर्म में देते हैं? हेट्रोपोलीसैकेराइड यानी कि हेपेरिन दिया जाता है उस बंदे को। आपने सुना भी होगा कि मान लो किसी व्यक्ति की अगर किडनी फेल है, तो उसका डायलिसिस चलता है, तो डायलिसिस भी चलता है तो उसके अंदर हिपेरिन दिया जाता है। हम जब आईवी इन्फ्यूजन करते हैं, तो वो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो हम साथ में क्या देते हैं? हिपेरिन देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हम जो है वहाँ पे क्लोट से प्रिवेंट कर सकें उसको। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लोट बन गया तो वो बैक फ्लो, मतलब कि फ्लो ऑफ, मतलब कि क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ वॉल्यूम को रोक देगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड को रोक देगा, जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको हिपेरिन की नीड होती है, जो कि किस फॉर्म में होता है बच्चों? हेट्रोपोलीसैकेराइड की फॉर्म में होता है। और अगर सेकंड में बात करूं, वो होता है आपका हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड कहाँ क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारे हमारे हाइलुरोनिक जो एसिड होता है ना बच्चों, वो हमारे अंदर, उसके अंदर पाया जाता है, विट्रियस ह्यूमर के अंदर पाया जाता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और भी कहीं कहीं जगह पाया जाता है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये किस फॉर्म में होता है? हमारा हेट्रोपोलीसैकेराइड, जो कि इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूड होता है। इतनी बात क्लियर बच्चों? अब मैं आगे चलता हूँ और हम और आगे चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आओ। और अब हम जानेंगे डाइजेशन
एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, डाइसैकेराइड पढ़ लिया, ओलिगोसैकेराइड पढ़ लिया, पॉलीसैकेराइड पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या, मोनो, डाई, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि भैया हम खाते तो हैं पॉलीसैकेराइड, अब ये बॉडी में जाता कैसे है। आपने बता दिया कि ग्लूकोज फॉर्म में जाता है, तो जाता कैसे भाई ये तो बताओ। आपने हमको बता दिया कि ग्लूकोज में जा रहा है, बट ये कैसे जा रहा है, क्या प्रोसेस है उसके पीछे, तो उसके पीछे हम अब जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ। पहला होता है माउथ। अगर मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, हम जब जैसे खाना इंटेक करते हैं तो हमारे मुंह से ही 10% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्यों, हम जो सलाइवा होता है हमारे मुंह के अंदर, ये जो सलाइवा प्रेजेंट होता है ना, इसके अंदर क्या पाया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या पाया जाता है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि जो सलाइवरी अमाइलेज है ये एक तरह का एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करने का काम करेगा या फिर ब्रेक डाउन करने का काम करता है पॉलीसैकेराइड को डाई सैकेराइड की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ताकि हमको एनर्जी मिल सके, और मोनोसैकेराइड की फॉर्म में आगे जाके ऐसे ऐसे करके एक प्रोसेस होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता, तो हम पहले स्टार्टिंग में बताएंगे कि माउथ के अंदर हम जैसे इंटेक करते हैं तो 10% हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह, किसकी एंजाइम की वजह से, सलेवरी एमाइलेज की वजह से। ठीक है बच्चों, अब हमने खाना खाया, मुंह में गया, ईसोफेगस के वजह से ईसोफेगस में गया, फिर उसके बाद स्टमक में आया। अब जब स्टमक में आया तो वहां पे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, देर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। ठीक है बच्चों, देर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, हमारा मुंह में होता है, माउथ में होता है, और स्टमक में नहीं होता है। फिर आगे फॉरवर्ड करता है क्या, अपना फूड। ठीक है, किस फॉर्म में, डाइसैकेराइड की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां पे तो हमारा सलाइवरी अमाइलेज था जो कि पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में टूट गया था। फिर उसके बाद स्टमक में डाइजेशन हुआ नहीं, फिर उसके बाद ड्यूडेनम आता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। हम एक एक करके जानेंगे इसके बारे में। जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपने जाना होगा जीआई ट्रैक्ट के अंदर हमारे सिस्टमेटिक वाइज हमारे माउथ आता है, फिर इसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका एनएस आता है, रेक्टम और एनएस आता है, जिसकी वजह से फिर ये यहाँ पे मतलब कि एलिमेंट्री किनारे एंड हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करें तो वहाँ पे आगे हमारे क्या आता है, इंटेस्टाइन आता है। ठीक है बच्चों, इंटेस्टाइन आता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई प्रोसेस, कोई एंजाइम वगैरह है, तो हाँ है। अब हमने क्या बोला, जब यहाँ पे मुंह से इधर को आया तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ से जब इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पे ड्यूडेनम प्रेजेंट था, जहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है बच्चों, पेनक्रियास से रिलीज होता है, जो कि किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, हमको। ये जो डाइसैकेराइड जो टूटा था, जो पॉलीसैकेराइड से माउथ में, वो डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड की फॉर्म में टूट ब्रेक डाउन करने का काम करता है, या फिर डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। इतनी बात क्लियर बच्चों, इतनी बात क्लियर, कि आपको क्लियर हुआ ये सब चीज, कि हमने जो भी खाना वाना खाया पॉलीसैकेराइड के रूप में, पहले वो माउथ में गया। ठीक है, माउथ में 10% डाइजेशन हो गया, किससे, सैलिवरी अमाइलेज से। फिर उसके बाद ईसोफेगस से फिर स्टमक में गया, जहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं था, तो वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में गया, जिसका फर्स्ट पार्ट आता है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के अंदर गया तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज वहाँ पे पाया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे डाइसैकेराइड जो था वो मोनोसैकेराइड की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गए या फिर डाइजेस्ट हो गया, और वही हमारी बॉडी में जाके आगे जाके ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब अब हम ये हम जो पढ़ेंगे जीआई ट्रैक्ट के अंदर पढ़ेंगे, मतलब कि जीआई के अंदर पढ़ेंगे अगर आप पढ़ोगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में। ठीक है, आओ। अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है कार्बोहाइड्रेट की, हमको कितनी नीड होती है, तो हम बात करें तो 300 ग्राम पर डे हमको कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी होता है, कि इतना चाहिए ही चाहिए, वरना हमारी बॉडी फुलफिलमेंट काम नहीं कर पाएगी, ढंग से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है बच्चे, इन डायबिटीज मेलाइटस हमको 500 ग्राम पर डे चाहिए टू प्रिवेंट कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होता है क्या, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर
सेल के अंदर जाएगा नहीं। अब सेल के अंदर जाएगा नहीं तो हमको एनर्जी मिलेगी नहीं। जब एनर्जी मिलेगी नहीं तो बंदा क्या रहेगा, फटीग यानी थका थका रहेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है 500 ग्राम पर डे। और अगर नॉर्मली पूछा जाए तो आप बोलोगे 300 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की। इतनी बात क्लियर बच्चों? चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो आओ। अब कार्बोहाइड्रेट है, आपको मैंने बताया था कि हमारे जो हमने जो खाना वाना खाया पॉलीसैकेराइड में खाया, फिर वो जब डाइसैकेराइड में टूटा, फिर उसके बाद मोनोसैकेराइड में टूटा। मोनोसैकेराइड में भी किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ। तो ब्रेक डाउन जब ग्लूकोज में फॉर्म में हुआ तो हमको एनर्जी मिलेगी कैसे, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस तो होगा ना एनर्जी मिलने का। क्या प्रोसेस है वो, तो सुनो। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। आपको पता है बच्चों, अगर हमको 6 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई ब्रेन को तो हमारा ब्रेन डेड हो सकता है। मैक्सिमम अगर 6 मिनट के अंदर अगर हमारे ब्रेन को O2 नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो हमारी बॉडी डेथ हो सकती है। तो इसलिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं हमको एनर्जी प्रोवाइड कराने में। अगर ये दोनों में से किसी की भी उतार चढ़ाव हो जाए तो हमारी बॉडी दिक्कत हो जाती है। ठीक है बच्चों, हाइपोग्लाइसीमिया से भी डेथ हो जाती है, और ऑक्सीजन 6 मिनट के अंदर नहीं मिल पाए तो भी ब्रेन डेथ हो जाती है। इतनी बात क्लियर? तो होती कैसे, आप सुनो कैसे हमको एनर्जी मिलती है वो सुनो। वो तो आप आगे जाके एमएसएन के अंदर पढ़ोगे। तो अब अभी हम न्यूट्रिशन के अंदर जानते हैं क्या क्या होता है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है, और ये O2, ठीक है, जो ऑक्सीजन हम जो लेते हैं ये क्या बनाते हैं, पायरुविक एसिड बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं बच्चों, पायरुविक एसिड बनाते हैं। ठीक है, और ये किस साइकिल के अंदर हम टेक्स प्लेस करता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, पायरुविक एसिड यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और आपको एटीपी फॉर्म में एनर्जी निकलती है। ठीक है, जो हमको रिक्वायर्ड होती है। और ये किस साइकिल के अंदर टेक प्लेस करती है, क्रेब्स साइकिल के अंदर बच्चों। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? तो चलो आप अब हम आगे जानते हैं। अब इस फॉर्म को करवाने के लिए, ठीक है बच्चों, इस साइकिल को करवाने के लिए हमको किस किस विटामिन की नीड पड़ती है। हमको विटामिन B1 और विटामिन B5 इसकी नीड पड़ती है। अगर मैं B1 की नाम की बात करूं, विटामिन B1 का नाम क्या, उसको हम बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं बच्चों, थाइमीन। और अगर B5 की बात करूं तो उसको बोलते हैं हम पेंटोमेरिक। आगे हम जानेंगे बच्चों धीरे धीरे करके। इसको हम बोलते हैं पेंटोमेरिक। ठीक है, और ये जो साइकिल कहाँ टेक प्लेस होती है, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है बच्चों, सेल के अंदर पाया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनल होता है, मेन ऑर्गेनल होता है सेल का, जहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यानी क्रेब्स साइकिल प्रोसेस वहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एटीपी कन्वर्जन होता है, यहाँ भी हमको एटीपी मिलती है यहाँ पे जाके। अगर आपसे पूछा जाए कि हमको एनर्जी कहाँ मिलती है सेल के अंदर, तो आपका आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसके अंदर हमारे क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस होती है, वहीं पे जाके हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? मैं आगे चलूं? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब एक होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और एक होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक, अब ये जो हमने पढ़ा ना बच्चों, ये क्या था बच्चों, ये था एरोबिक। क्या था बच्चों, एरोबिक। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और ये अब हम पढ़ रहे हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो आपको ये बता देता हूँ। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि एनारोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या साइकिल होती है, हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ। अब देखो, ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस हुई तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। तो हमको उससे मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और लैक्टिक एसिड मिला। ठीक है बच्चों,
क्या मिला हमको, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस। तो इसके अंदर मतलब कि एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, एक तरह की लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से यहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन अगर रिएक्शन होगी तो हमको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा, जो कि लैक्टिक एसिडोसिस करवा देता है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे अगर रिएक्शन होगी तो वो क्या करवा देगा, आपका पायरुविक एसिड फॉर्म करा देगा, जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर इंक्लूड होता है, जो कहाँ पे टेक प्लेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से हमको एटीपी मिल पाती है। यहाँ पे हमको एटीपी नहीं मिली, यहाँ पे हमको क्या मिला, एसिड मिला, और यहाँ पे हमको एटीपी मिली। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। चलो आओ।